हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं इस यूनिट पे, ठीक है। तो आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए। आज का वीडियो है पार्ट 3 और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो 3 सेक्टर मॉडल है ना उसको समझेंगे और इस मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द 3 सेक्टर मॉडल ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, अब पहली बात तो जो ये 3 सेक्टर मॉडल है ये अभी भी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी ही है, यानी कि अभी भी हमने अपने जो बॉर्डर्स है वो इंटरनेशनली ओपन नहीं किया है, ठीक है। यानी कि अभी भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी है वो विद इन आवर बॉर्डर्स ही सीमित है। 2 सेक्टर मॉडल में भी हमारा इकोनॉमी क्लोज्ड होता था, क्योंकि हम जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड थे उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। और 3 सेक्टर में भी क्लोज्ड ही है, अभी भी हम प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड की तो बात करेंगे, लेकिन एक और एंटिटी यहाँ पे ऐड होगी, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, 2 सेक्टर में जैसे कि हमने कहा 2 एंटिटीज होती थी, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स, राइट। और ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करती थी। देखिए, हाउस होल्ड फॉर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज लेती थी, इसके बदले में फर्म को पे करती थी, है ना। एंड फर्म्स भी हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते थे और इसके बदले में फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते थे हाउस होल्ड को। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो चलता था। अब 3 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, यहाँ पे एक और एंटिटी ऐड हो जाएंगी, दैट इज योर गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 सेक्टर में अब गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स तीनों ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट इंटरैक्ट कैसे करती है हाउस होल्ड एंड फर्म से, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी, ठीक है। अब जैसे ही गवर्नमेंट आ जाती है ना इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी से कुछ चीजें लीक होने लग जाएगी। अब पहली चीज जो लीक होंगी दैट इज योर टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है हाउस होल्ड एंड फर्म से, राइट। तो देखिए, हाउस होल्ड से ये क्या करेंगी, ये टैक्स लेंगी, ठीक है। सिमिलरली फर्म से भी ये क्या करेंगे, ये टैक्स लेंगी। सो दिस इज द फर्स्ट लीकेज। अब इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरो भी करती है पैसा, ठीक है, अपने खर्चे चलाने के लिए। तो हाउस होल्ड से भी ये पैसे बोरो कर सकती है, इसको हम जी भी लिख देते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग। और फर्म से भी ये पैसे बोरो कर सकती है, इसको भी हम जी भी लिख देते हैं। तो देखिए, इस तरह से कुछ पैसे ये 2 सेक्टर वाली सर्कुलर फ्लो से लीक होके कहाँ पे चली गई है, गवर्नमेंट के पास इस तरह से चली गई है। तो गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड एंड फर्म से पैसे लिए हैं, ठीक है। इनसे पैसे जो है वो लीक होके गवर्नमेंट के पास पहुंची है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ लेती ही नहीं है, गवर्नमेंट सर्टेन चीजें वापस भी देती है, ठीक है। अब कैसे वापस देगी, हाउस होल्ड को ये क्या वापस देगी, देखिए हमें पता है गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है ना। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जैसे कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गया, पेंशन वगैरह, तो वो चीजें गवर्नमेंट अपनी तरफ से हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट ने एज टैक्स लिया, उसके बदले में गवर्नमेंट सोचती है कि मैं हाउस होल्ड को सर्टेन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करूं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। सिमिलरली गवर्नमेंट फॉर्म्स को भी कुछ चीजें वापस देती है, क्या वापस देती है, सब्सिडीज, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि सर्टेन चीजों की प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, तो उन चीजों के लिए वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एंड जो भी पैसा वापस लिया, थोड़े बहुत सब्सिडीज के रूप में वापस फर्म्स के पास चली गई है ना। अब इसके अलावा गवर्नमेंट एक और चीज करती है, क्या करती है, गवर्नमेंट खुद से पैसा इन्वेस्ट भी करती है फर्म्स में। देखिए, गवर्नमेंट को जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कराना है या प्रोडक्शन कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट फर्म्स को पैसा देती है, राइट, प्रोवाइड करती है कि आप बनाओ ये चीजें, ओके। तो वो एक तरीके से इन्वेस्ट कर रही है फर्म्स में। तो इस तरह से देखिए, थ्रू ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडीज एंड इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट पैसा वापस भी दे रही है। जो भी गवर्नमेंट ने पैसा लिया था, जैसे कि टैक्सेस एंड बोरोइंग्स, वो वापस भी कर रही है इकोनॉमी को। तो ये जो वापस कर रही है ना, इसे हम कहते हैं इंजेक्ट करना, या फिर गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे क्या हुआ है, इंजेक्शन हुआ है। तो देखिए, हमने क्या देखा कि 3 सेक्टर मॉडल में
कुछ चीजें लीक होती है, ठीक है, लीकेज होकर गवर्नमेंट के पास पहुंचती है एंड गवर्नमेंट वापस से उसे इकोनॉमी में इंजेक्ट भी करने की कोशिश करता है। अब इसके अलावा एक और तरीके से भी गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेक्ट करती है, वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। देखिए, अब गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होंगी, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज वो कहाँ से लेगा, वो फर्म से लेगा, तो इसके बदले में फर्म को यहाँ पे पे करेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड से भी सर्विसेज लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट को भी इम्प्लॉइज चाहिए होते हैं अपने लिए काम करने के लिए, है ना। तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करता है, हाउस होल्ड को इनकम भी प्रोवाइड करता है, वेजेस पे करता है, ठीक है। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउस होल्ड से भी सर्विसेज, लेबर्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले सकता है एंड इनको उसके बदले में वापस पे कर सकता है। तो ये भी दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट का पैसा वापस से इकोनॉमी में इंजेक्ट करने का। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से जो तीनों ये एलिमेंट्स है या फिर एंटिटीज है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इस तरह से इनके बीच में यहाँ पे इंटरैक्शंस चलती है। तो मोटा मोटा यही होता है थ्री सेक्टर में, ठीक है। अब ये थ्री सेक्टर में देखिए इक्विलिब्रियम कब आएगी, ये तब आएगी जब जो पैसा लीक हुआ है ना इकोनॉमी से, अगर वही पैसा वापस इंजेक्ट हो जाता है, यानी कि जो आपकी लीकेजेस है वो आपके अगर इंजेक्शन के बराबर हो जाती है, तो इस टाइम पे थ्री सेक्टर में क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी। ओके, सो यू अंडरस्टूड। तो यही एक फेनोमेनन होता है, हमने प्रैक्टिकली समझ लिया। अब यही चीज हम थ्योरी में पढ़ते हैं, चलिए। ओके, सो द थ्री सेक्टर मॉडल इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। In a closed economy, we consider three main sectors: household, business firms, and the government. Here's how each sector interacts and contributes to the overall economy. Households provide factors of production to firms and government in exchange for factor income. हाउसहोल्ड क्या करती है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि लेबर, कैपिटल वगैरह हो गया, फर्म्स को भी प्रोवाइड करती है एंड गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बदले में फर्म्स एंड गवर्नमेंट दोनों हाउसहोल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड दे यूज देयर इनकम टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू पे टैक्सेस। तो ये इनकम से हाउस होल्ड क्या करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगी एंड टैक्सेस भी पे करेगी गवर्नमेंट को। देखिए, अब फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स यूज द इनकम फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक फैक्टर पेमेंट्स एंड इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है, उसके बदले में जो पैसा आता है उससे उनको पे भी करना होता है, राइट। वेजेस पे करना, सैलरीज पे करना, अगर किसी से लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना। इसके अलावा वो कैपिटल गुड्स में भी फर्म्स खर्चा करती है ना, इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेसेस में, बिजनेस को बड़ा करती है, नया मशीनरी बनाती है, नया बिल्डिंग बनाती है। तो ये सारी चीजें फर्म्स करती है। इसके अलावा फर्म्स भी टैक्सेस पे करती है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो फर्म्स इस तरह से इंटरेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए, गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड यूजेस दैट मनी टू फंड पब्लिक सर्विसेज, मेक ट्रांसफर पेमेंट, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स एंड फाइनेंस डेफिसिट थ्रू बोरोइंग। तो टैक्सेस से गवर्नमेंट का इनकम आता है, उसके बदले में ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ना, पब्लिक को ट्रांसफर पेमेंट भी करती है, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदती है एंड इसके अलावा भी अगर इनके खर्चे पूरे नहीं हुए तो फर्म्स के गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बोरो करेगी पैसा हाउस होल्ड एंड फर्म से, राइट, और उससे ही अपना खर्चा पूरी करेंगे। और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, वो इन्वेस्ट भी करती है बिजनेस एंड फर्म्स में, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे ऐड कर देनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ये तीनों जो सेक्टर्स है वो एक दूसरे से यहाँ पे इंटरैक्ट करती है। ओके ना, हाउ द गवर्नमेंट इंटरैक्ट्स विद हाउस होल्ड एंड फर्म्स। वैसे तो हमने देख लिया कैसे इंटरैक्ट करती है, बट सिंस गवर्नमेंट की यहाँ पे नई नई एंट्री हुई है तो गवर्नमेंट पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए गवर्नमेंट किस तरह से इंटरैक्ट करती है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, द थ्री सेक्टर या फिर द थ्री मार्केट सर्क्युलर फ्लो मॉडल which accounts for government intervention highlights the role played by the government sector. The government sector adds the following key flows to the model. तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, पहले तो टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस सेक्टर टू फंड गवर्नमेंट परचेजेस।
पहली बात, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है बिजनेसेस से, हाउस होल्ड से एंड बिजनेस से, दोनों से, और उसी से अपनी परचेजेस करती है ना। दूसरी, ट्रांसफर पेमेंट करती है गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड सब्सिडी पेमेंट करती है टू बिजनेस सेक्टर, ये भी हमने देख लिया था, राइट। थर्डली, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस सेक्टर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर्स, ये भी हमने देख लिया था, हमने एंड में देखा था कि गवर्नमेंट कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस से खरीदती है, उसके बदले में बिजनेस को पैसा पे करती है ना। एंड हाउस होल्ड से भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेती है, जैसे कि लोग लेबर ले लिया है ना, अपने गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं वो हाउस होल्ड के लोग ही तो होते हैं, तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ पेमेंट हाउस होल्ड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेती है, और इसके बदले में उनको वेजेस, सैलरीज, ठीक है, फैक्टर पेमेंट भी करती है। एंड लास्टली, गवर्नमेंट बोरोइंग भी करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग in the financial market to finance the deficit occurring when taxes fall short of government purchases. अगर टैक्सेस से आपने खर्चे पूरी नहीं हुई तो गवर्नमेंट को एडिशनल पैसा बोरो भी करना पड़ सकता है। कहाँ से बोरो करेगी? फाइनेंशियल मार्केट से। और फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, हाउस होल्ड एंड फंड से ही आती है फाइनेंशियल मार्केट में पैसे, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हाउस होल्ड एंड फंड से ही बोरो कर रही होती है। ओके, तो ये मेजर 4 इंटरैक्शंस होती है जो गवर्नमेंट करती है विथ हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, अब बात करते हैं लीकेजेस इन अ 3 सेक्टर मॉडल की। देखिए, अब 3 सेक्टर मॉडल से कुछ चीजें लीकेज होती है, हमने पढ़ा था, राइट। नाउ द फर्स्ट लीकेज इज योर सेविंग फ्लो। देखिए, ये लीकेज के बारे में हमने 2 सेक्टर पढ़ते हुए भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था, राइट। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, when household save part of their income instead of spending it on consumption, this money is diverted to the financial market in the form of saving accounts, bonds, stocks, etc. देखिए, अब 2 सेक्टर में हमने अज्यूम किया था कि हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा होगा सारा पैसा वो कंज्यूम करेगी, सारा वापस से फॉर्म के पास चला जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, हमें पता है, राइट। रियल लाइफ में जो हाउस होल्ड है वो कुछ पैसा सेव भी करती है, तो ये सेव करे हुए पैसे कहाँ पे जाएंगे? देखिए, या तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, इसको बैंक में रखेंगे, अपने सेविंग या फिक्स डिपॉजिट खाते पे रखेंगे, है ना। अब देखिए सेविंग्स जो है ये बैंक में चला गया। अब देखिए, अब बैंक क्या करती है, जो भी पैसा बैंक के पास आता है बैंक उसे वापस से लोन देती है ना। अब लोन किसको देगी? या तो फर्म्स को देगी या वापस से कोई हाउस होल्ड को पर्सनल लोन पे देगी। तो देखिए, जो पैसा सेव करके लीक होके बैंक्स के पास गया था सर्कुलर फ्लो में, वो वापस से यहाँ पे फर्म्स या फिर हाउस होल्ड के पास ही वापस चला आता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट भी तो बोरो कर सकती है ना, गवर्नमेंट भी बोरो करती है बैंक से, तो इनडायरेक्टली जो हाउस होल्ड का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब गवर्नमेंट ये बोरोइंग से क्या करती है, या बिजनेस में इन्वेस्ट करती है या हाउस होल्ड को ही कुछ पेमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो से सेविंग करके जो पैसा लीक हुआ है वो कहाँ पे जाता है? वापस से इस तरह से सर्कुलर फ्लो पे ही वापस आ जाता है, ठीक है। तो जो सेविंग अकाउंट का पैसा है वो तो इस तरह से सर्कुलेट होगा। लेकिन कभी कभार जो हाउस होल्ड है वो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर ये प्राइवेट बॉन्ड्स है, यानी कि प्राइवेट फर्म्स या बिजनेसेस के बॉन्ड है, फिर तो ठीक है, हाउस होल्ड का पैसा वापस से बिजनेस में ही चला गया, है ना। अब कभी कभार ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अब ये पैसा क्या होगा? अब ये गवर्नमेंट क्या बोरोइंग ही मान लो, एक तरीके से बॉन्ड्स एंड स्टॉक के थ्रू गवर्नमेंट ने बोरो किया है, ठीक है। तो अब ये पैसा गवर्नमेंट वापस से इकोनॉमी में लगा सकता है, या तो वो फॉर्म्स में इन्वेस्ट कर सकता है, या इकोनॉमी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर लिया, या हाउस होल्ड सेक्टर को ही कुछ पेमेंट कर लिया। तो इस तरह से जो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स के पैसे हैं वो भी वापस इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाते हैं फाइनली। ओके, ठीक। तो यहाँ पे मेन क्रक्स ये है कि सेविंग करके पैसे लीक हो जाते हैं सर्कुलर फ्लो से, ठीक है। इंजेक्शन के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। देखिए, दिस मनी doesn't immediately return to the firm as consumption expenditure. Instead, it is held in the financial institution which can reduce the immediate demand for goods and services.
अब जो ये सेव किया है ना, ये तुरंत पहले कहाँ पे जाता है, बैंक के पास जाता है, ठीक है। तुरंत ये फॉर्म्स या गवर्नमेंट के पास नहीं जाती, फिर बैंक्स बाद में इनको फॉर्म्स या गवर्नमेंट को दे सकती है। तो इमीडिएट ये लीकेज का असर क्या होता है कि जो हाउस होल्ड की कंजम्पशन है उसमें कमी हो जाती है, राइट। वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करेंगे, इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए ये सेविंग वाला लीकेज हो गया। अब दूसरा लीकेज क्या है थ्री सेक्टर में, दैट इज योर टैक्स पेमेंट। देखिए टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड्स गो टू द गवर्नमेंट, एंड सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं, जो बिजनेसेस भी टैक्स पे करती है, ठीक है। हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस में यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो जो टैक्स हाउस होल्ड एंड बिजनेस पे करती है वो जाती है गवर्नमेंट के पास। देखिए taxes represent a leakage because this money is not used for consumption or investment but instead collected by the government। अब देखिए हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस टैक्स कलेक्ट किया है, अब वो टैक्स का पैसे से हाउस होल्ड इमीडिएट कंजम्पशन नहीं कर पाई, अब बिजनेसेस भी इमीडिएट इन्वेस्ट नहीं कर पाए, राइट। राजा उनको गवर्नमेंट को देना पड़ा। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट बाद में इसको वापस से इकोनॉमी में डाल दे, लेकिन इमीडिएटली तो यहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, रुकावट आई है, राइट। सो इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग और सेविंग। टैक्स क्या करती है, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम कर देती है ना, क्योंकि इनकम का सर्टन पार्ट तो एज अ कंपलसरी टैक्स पेमेंट आपको पे करना पड़ता है। सो जो खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा है वो कम हो जाता है। सो सेविंग एंड टैक्स पेमेंट आर टू मेजर लीकेजेस इन अ थ्री सेक्टर मॉडल। ओके अब इंजेक्शंस की बात करते हैं। इंजेक्शंस इन अ थ्री सेक्टर मॉडल। देखिए पहला इंजेक्शन है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट refers to the spending by the firms on capital goods, example machinery and buildings, and is financed through borrowing from financial markets। तो देखिए हाउस होल्ड ने सेविंग किया था, सेविंग करके बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखा था, है ना। अब यहीं से पैसे बोरो करती है, कौन बोरो करता है, फर्म्स, ठीक है। और ये पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, कैपिटल गुड्स बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए जो लीकेज है वो वापस से कहाँ पे गया है, फर्म्स में एज इंजेक्शंस, ठीक है। इट इज फाइनेंस थ्रू बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बोरो करके इन्वेस्ट यहाँ पे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन बिकॉज इट एड्स टू द डिमांड फॉर आउटपुट। The money used for investment flows from the financial market to the business sector, increasing the overall economic activity and national income। अब जब भी बिजनेसेस इन्वेस्ट कर रही है वो क्या कर रही है, जो कैपिटल गुड्स है, राइट, उनकी डिमांड को इंक्रीज कर रही है, कैपिटल गुड्स या फिर सर्विसेज की। जैसे कि मान लीजिए फर्म इन्वेस्ट करके प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है, ठीक है। तो जो ये मशीनरी है, कैपिटल गुड्स है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से फर्म्स इन्वेस्ट कर रही है कंस्ट्रक्शन में, ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही है, लैंड तो नहीं सॉरी, बिल्डिंग या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इस टाइम पे जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनकी सर्विसेज की डिमांड को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। देखिए जो भी इंजेक्शंस है ना, इंजेक्शंस क्या करती है, नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है, एंड जो लीकेजेस है वो नेशनल इनकम को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। देखिए this injection compensates for some of the leakages such as saving and taxes by creating new demand in the economy। तो जो लीकेज हुआ था पैसा सेविंग एंड टैक्सेस में, तो उसकी वजह से डिमांड कम हुई थी, राइट। लेकिन इंजेक्शन की वजह से वो चीज कॉम्पेंसेट हो गई है, क्योंकि इंजेक्शन क्या करती है, ये न्यू डिमांड क्रिएट करती है इकोनॉमी में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट injection। Now the second type of injection is government spending। Government spending on goods and services injects money directly into the economy। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, हाउस होल्ड से सर्विसेज लेती है, बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, तो क्या होता है, वो वापस से पैसे इनको दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, राइट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है बिजनेसेस में, तो उससे भी वापस से इकोनॉमी में पैसा वापस चला जाता है। दिस हेल्प्स टू ऑफसेट द रिडक्शन इन डिमांड कॉज्ड बाय टैक्सेस एंड सेविंग। सो जो टैक्सेस एंड सेविंग की वजह से लीकेज हुई थी,
उसको यहाँ पे ऑफसेट करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गुड्स एंड सर्विसेज में जो स्पेंडिंग करी वो भी आती है एंड जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है वो भी आती है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों तरीके होते हैं पैसे वापस से इंजेक्ट करने के इन 3 सेक्टर मॉडल। सो आई होप आपने समझ लिया होगा कि अब 3 सेक्टर कैसे काम करता है, गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है वो आपने देख लिया। फिर यहाँ पे देखिए कैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेक्ट होता है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिक्स होके एक 3 सेक्टर मॉडल हमारा बनता है। तो अब ये मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे आती है, चलिए वो हम देख लेते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम इन अ 3 सेक्टर मॉडल। In a 3-sector model of a closed economy, equilibrium income is determined by balancing total demand and total supply. अब जैसे 2 सेक्टर में होता था इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता था, तो 3 सेक्टर में भी इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन 3 सेक्टर में अब एग्रीगेट डिमांड पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एग्रीगेट डिमांड पहले हम देख लेते हैं। 3 सेक्टर की जो एग्रीगेट डिमांड है, इट कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए 2 सेक्टर में हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, है ना। लेकिन अब 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी ऐड हो गई है ना, तो जो गवर्नमेंट डिमांड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो वो भी तो ऐड होना चाहिए हमारी डिमांड में। तो यहाँ पे इसलिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी ऐड हो जाती है, ओके। एंड देखिए अब एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या आती है। एग्रीगेट सप्लाई is the total output produced and it equals to the income distributed as consumption, saving and taxes. देखिए अब 2 सेक्टर में हमने क्या कहा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी नेशनल इनकम के बराबर है ना। एंड ये इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट आती है ना तो इनकम का सर्टेन पोर्शन वो टैक्स भी ले लेता है, ठीक है। तो इनकम कंज्यूम होती है, सेव होती है एंड इनकम का सर्टेन पोर्शन टैक्स के रूप में भी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सो आवर एग्रीगेट सप्लाई विल बी कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस, ओके। अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये मिटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ओके। अब देखिए द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन aggregate demand equals aggregate supply, meaning total demand equals to total output या फिर income। मैथमेटिकली देखिए हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपका एग्रीगेट डिमांड यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू योर नेशनल इनकम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई यानी कि आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। अब यहाँ पे भी देखिए कंजम्पशन को आप हटा सकते हो तो हमें क्या मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्सेस। अब देखिए अब जो ये इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, ये बेसिकली क्या है, ये इंजेक्शंस है ना। हमने अभी पढ़ा था इंजेक्शंस 2 तरीके की होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया। एंड जो सेविंग एंड टैक्सेस जो है ये आपके क्या है, ये आपके लीकेजेस है। तो देखिए इक्विलिब्रियम कब हुआ, जब आपके इंजेक्शंस बराबर हो गए आपके लीकेजेस से, ठीक है। तो यही है बेसिकली इक्विलिब्रियम इन अ 3 सेक्टर मॉडल। चलिए अब इसी को हम ग्राफिकली भी एक बार देख लेते हैं कि बुक में आपकी ग्राफ कैसे बनाई है इस चीज की। ओके, तो ये ग्राफ आपके बुक में दिया गया है वो 3 सेक्टर इक्विलिब्रियम। देखिए ये ग्राफ बिल्कुल 2 सेक्टर इक्विलिब्रियम की तरह ही है, थोड़ा सा ही फर्क है इसमें। देखिए यहाँ पे जो ये 45 डिग्री लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, है ना। अब 3 सेक्टर में हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस एज वेल, है ना। और इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो ये तो वो लाइन हो गया, एग्रीगेट सप्लाई का लाइन हो गया 45 डिग्री। अब देखिए अब एग्रीगेट डिमांड लाइन हमारा कहाँ पे है, देखिए एग्रीगेट डिमांड में अब हमारा क्या आएगा, कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आएगा एंड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आएगा। देखिए कंजम्पशन यहाँ पे है,
इसमें हमने जब इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया तो C प्लस आई वाला लाइन आ गया था, राइट। अब इसमें अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी ऐड कर देंगे तो C प्लस आई प्लस G वाला लाइन आएगा। इसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, यानी कि C प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड लाइन, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई लाइन। तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं एट E, दिस पॉइंट E1, यही हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब यही इक्विलिब्रियम में यहाँ पे नीचे देखिए इंजेक्शन एंड लीकेजेस वाली ग्राफ में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट यू कैन सी दैट योर टोटल इंजेक्शंस इज इक्वल्स टू योर टोटल लीकेजेस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, या फिर जब आपकी जो लीकेजेस है, ठीक है, वो क्या होगी, वो आपकी इंजेक्शंस की बराबर होगी। यही ये फिगर में दिखाने की कोशिश करी गई है। ओके, डन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट इक्विलिब्रियम जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, the autonomous expenditure components, namely investment and government spending, do not directly depend on income and are exogenous variables determined by factors outside the model. देखिए, अब जब टू सेक्टर हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा जो आपका एग्रीगेट डिमांड था वो इट वाज इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे डैश लगा देते थे। तो इसका क्या मतलब होता था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सोजिनस है, यानी कि वो जो सर्कुलर फ्लो में इनकम फ्लो कर रही है उसमें डिपेंडेंट नहीं है, राइट। इट इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स आउटसाइड द सर्कुलर फ्लो, इसलिए शॉर्ट टर्म ये कांस्टेंट रहता है और इसको हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था। अब 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, देखिए 3 सेक्टर मॉडल में ये इन्वेस्टमेंट को तो हम ऑटोनोमस मानते ही मानते हैं, प्लस जो आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसको भी हम यहाँ पे ऑटोनोमस मानते हैं, यानी कि ये भी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स आउटसाइड द मॉडल। तो ऐसा अजम्पशन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये कीन्स की अजम्पशन है कि 3 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों ही क्या है, एक्सोजिनस है। सिर्फ कंजम्पशन ही इंडोजिनस है, यानी कि सिर्फ कंजम्पशन ही इनकम पे डिपेंड करती है। ओके ओके, देखिए आप इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, राइट। कभी कभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम से ऊपर चली जाती है, कभी कभार नीचे आ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए when aggregate demand is higher than national income, यानी कि aggregate supply, तो क्या होगा, then there is excess demand leading to unintended inventory shortage। देखिए जब आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है आपकी सप्लाई से तो क्या होगा, जो हमारे पास अभी आउटपुट है, इन्वेंट्री है, वो इनफ नहीं होगा डिमांड मीट करने के लिए, है ना। तो ऐसे में क्या करेगा, देखिए दिस प्रॉम्प्ट्स बिजनेसेस टू इंक्रीज आउटपुट। तो ऐसे में बिजनेसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि अपने एग्रीगेट सप्लाई को और भी इंक्रीज करे, आउटपुट को इंक्रीज करे टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। अब सिमिलरली अगर कन्वर्सली एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन नेशनल इनकम, अब कभी कभार डिमांड लोअर भी हो सकता है नेशनल इनकम से, राइट। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में जो आपकी इन्वेंट्री या आउटपुट है वो एक्सेस हो जाएगी, राइट, क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है। तो इस केस में बिजनेस क्या करेगा, बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, आउटपुट कम करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। सो इससे क्या होगा, देखिए आउटपुट डिक्रीज होगा एंड इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ओके, वापस से जो आपका नेशनल इनकम है वो डिमांड के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से जब भी आपकी इकोनॉमी में गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो इकोनॉमी एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम में वापस आने की कोशिश करती है। ओके, देखिए an important thing to note is that the change in total spending followed by the change in output and employment is what will restore equilibrium in the Keynesian model and not changes in prices। देखिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हम क्या देखते थे कि अगर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट माइक्रो में एग्रीगेट तो नहीं होता था, देखिए एक चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी,
है ना। तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से फिर वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ऐसा हम पढ़ते थे, हम ऐसे कर्व भी बनाते थे, है ना। तो अगर डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा एंड वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन कीन्स क्या मानते हैं कि देखिए प्राइस चेंज होने से इक्विलिब्रियम में नहीं आता है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होना होता है, आउटपुट में एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज होना होता है along with change in total spending, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज से चेंज होंगे तभी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा एंड इट इज नॉट द चेंजेस इन प्राइसेस दैट विल रिस्टोर इक्विलिब्रियम। सो दिस इज व्हाट कीन्स बिलीव। ओके, तो इक्विलिब्रियम का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, अब आते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन थ्री सेक्टर मॉडल, जिससे कि ये थ्री सेक्टर मॉडल की न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे आपकी। दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो चलिए, we have seen above that the government influences the level of national income through taxes, transfer payments, government purchases and government borrowings. तो ये एक्टिविटीज के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, वो लेवल ऑफ इनकम को, सर्कुलर फ्लो को इन्फ्लुएंस करती है एंड उसकी वजह से जो लेवल ऑफ इनकम है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, ये वेरिएबल्स को किस तरह से इफेक्ट करती है, तो चलिए देखते हैं। Now we shall look into a few variables and their effect on income. तो यहाँ बेसिकली हम 4 तरीके के इफेक्ट को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट इज इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स। जब गवर्नमेंट लमसम टैक्स लगाएगी तो इनकम कैसे डिटरमाइन होगा। देन इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम and income determination with tax as a function of income, government expenditure and transfer payment. So ये सारे केसेस में, चारों केसेस में नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएंगी, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम अभी देखेंगे है ना, इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन विद लम्प सम टैक्स। ओके, सो इनकम डिटर्मिनेशन विद लम्प सम टैक्स, we assume that the government imposes a lump sum tax. देखिए, अब lump sum tax क्या होता है, इट इज बेसिकली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, जो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता। देखिए, यूजुअली जब हम टैक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि टैक्सेस यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, राइट, जैसे कि 10% या 20% ऑफ इनकम। लेकिन लम्प सम टैक्स के केस में क्या होता है, टैक्सेस एक फिक्स्ड अमाउंट कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। लेट्स से दैट फिक्स्ड अमाउंट इज टी, और यही फिक्स्ड अमाउंट आपके इनकम से डिडक्ट करी जाएंगी और सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम इस तरह से टैक्स नहीं ली जाएंगी। सो टैक्सेस यहाँ पे क्या होता है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम। गवर्नमेंट अपने आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिक्लेयर करेंगी कि ये इनकम, ये इतना अमाउंट आपको अपने इनकम से डिडक्ट करना है एज टैक्स, भले ही आपका इनकम कितना भी हो। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं लम्प सम टैक्स। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि आपकी जो टैक्स है वो लम्प सम होगी एंड जो गवर्नमेंट की बजट है वो बैलेंस्ड होगी, यानी कि जितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है उतना ही वो खर्चा करता है, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम एंड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर यहाँ पे बराबर होगी एंड दैट देयर आर नो ट्रांसफर पेमेंट, और यहाँ पे कोई ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं है। तो इस केस में आपका कंजम्पशन फंक्शन कैसे दिखेगा, सो इट विल लुक लाइक दिस। देखिए, ये फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं टू सेक्टर पढ़ते वक्त, राइट। यहाँ पे ए क्या है, दिस इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वाई डी इज योर डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाली जाएगी इन केस ऑफ लम्प सम टैक्स। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम आपका होता है बेसिकली जो आपका इनकम है उसमें से लम्प सम टैक्स आप घटा दो तो आपका डिस्पोजेबल इनकम निकल आएगा, ठीक है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन को या फिर ये डिस्पोजेबल इनकम को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि वाई टी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, वेयर टी इज योर लम्प सम टैक्स, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब देखिए, अब नाउ हमें ये पता है कि जो थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है, आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है इक्विलिब्रियम में, राइट। एग्रीगेट सप्लाई ही आपका इनकम है, सो y इज इक्वल टू ए डी हम लिख सकते हैं।
या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है 3 सेक्टर में, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू सी की जगह हम ये सी के फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है, a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। अब हमने ये देखा है कि जहाँ पे लमसम टैक्स होता है तो वाई डी आपका क्या होता है, y माइनस टी, राइट। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। तो यही हमारा जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूज करके हम नेशनल इनकम निकालेंगे व्हेन लम्प सम टैक्स इज गिवन, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी यही किया हुआ है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पे c की जगह जो c की फंक्शन है वो यहाँ पे डाल दिया एंड आई एंड जी सेम है। तो ये फॉर्मूला यूज करके वी विल फाइंड आउट द नेशनल इनकम व्हेन लम्प सम टैक्स इज गिवन। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके ही देख लेते हैं, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ओके, so suppose we have the following data about a simple economy. Consumption is equals to 10 plus 0.75 YD. Investment is equals to 50. G is equals to T is equals to 20. यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स दोनों ही 20 के बराबर है। Where consumption, C is consumption, I is investment, and Y is the disposable income. G is the government expenditure and T is tax. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एंड उसके अलावा हमें मल्टीप्लायर का साइज भी पता करना है। तो पहले तो हम ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। देखिए तो हमें क्या पता है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, राइट। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हम इसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू सी की जगह सी के यहाँ पे फंक्शन डाल दो, ठीक है, 10 प्लस 0.75 YD प्लस I प्लस G, राइट। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0.75 YD का क्या मतलब होता है, Y माइनस टैक्स, राइट, प्लस I प्लस G। अब सारी चीज़ों की यहाँ पे वैल्यू डाल दो। देखिए y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75, नेशनल इनकम हमें नहीं पता, ठीक है, y तो हमें निकालना है, सो y एज इट इज। अब t टैक्सेस यहाँ पे कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, राइट, और i यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए i हमें दिया गया है 50, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी टैक्स के बराबर है यानी कि 20। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन में सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल लो, वही आपका नेशनल इनकम या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी में व्हाट इज द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर। तो देखिए हमें पता है कि मल्टीप्लायर कितना होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, राइट, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे MPC हमें कैसे पता चलेगा, MPC बेसिकली ये है, राइट, ये कंजम्पशन फंक्शन में दिस रिप्रेजेंट्स A एंड दिस रिप्रेजेंट्स B, है ना। तो B यहाँ पे दिया हुआ है 0.75, तो 1 माइनस 0.75 आपको करना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.25, सो दिस विल गिव यू द मल्टीप्लायर 4। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे नेशनल इनकम भी निकाल सकते हैं एंड मल्टीप्लायर भी निकाल सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन विद लम्प सम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट की। तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट ऐड हो गई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपकी कंजम्पशन फंक्शन कैसे दिखेगी, देखिए कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी, राइट, लेकिन यहाँ पे अब वाई डी क्या होगा, देखिए वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टी, ये तो हमें पता था, y माइनस लमसम टैक्स, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट भी कर रही है आपको, राइट। सो ट्रांसफर पेमेंट से क्या होगा, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हो जाती है इंक्रीज। तो यहाँ पे हमें प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस TR करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो डिस्पोजेबल है इट विल लुक लाइक y माइनस टी प्लस TR, ठीक है। सो वेयर YD इज इक्वल्स टू y माइनस टी प्लस TR। अब T यहाँ पे लमसम टैक्स है एंड TR इज योर ऑटोनोमस ट्रांसफर पेमेंट, ओके। सो अब यहाँ पे हमारा कंजम्पशन फंक्शन पूरा कैसे दिखेगा, सो इट विल लुक लाइक A प्लस बी
एंड y की जगह YD की जगह हमने क्या डाल दिया, y माइनस टी प्लस टी आर, ठीक है। एंड हमारा अब इनकम कैसे दिखेगा, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब c की जगह ये पूरा c का फंक्शन डाल दो, ओके, एंड i और g एज इट इज यहाँ पे डाल दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, जब हमें लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट दोनों चीजें दी गई हो, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसमें भी, फिर आपको और अच्छे से समझ आए। सपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C is equals to 100 plus 0.75 YD, I is equals to 200, G is equals to T is equals to 100, and TR is equals to 50. Find the equilibrium level of national income. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली y is equals to C plus I plus G, यही फॉर्मूला से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब y is equals to C की जगह C का फंक्शन डाल दो, ठीक है, 100 plus 0.75 YD, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखिए 200, सो इन्वेस्टमेंट की जगह 200 डाल दिया, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टैक्स इज इक्वल्स टू 100, राइट। तो ये यहाँ पे आपका हो गया। अब y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75, अब YD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस टैक्स प्लस TR लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि जहाँ पे हमें ट्रांसफर पेमेंट एंड लमसम टैक्स दिया गया है तो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला ये रहता है, राइट। अब प्लस 200 प्लस 100 एज इट इज आप लिख लो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रहेगा y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75, अब y तो हमें निकालना है, सो y एज इट इज माइनस टैक्स यहाँ पे दिया गया है कितना 100 प्लस TR यहाँ पे दिया गया है कितना 50, ठीक है, प्लस 200 प्लस 100। तो देखिए अब ये इक्वेशन में सिर्फ y ही रह गया जो आपके वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें एंड y की वैल्यू निकाल लें। सो y की वैल्यू अराउंड 1450, समथिंग लाइक 1450 यहाँ पे आएगी। सो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम व्हेन बोथ योर टैक्स, लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट इज गिवन, ओके। सो इजी है सॉल्व करने का तरीका, बस आपको यही तो याद रखना है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या आएगा वो याद रखनी है ना। जब टैक्स होगा तो टैक्स लेस होगा, एंड TR होगा तो TRE ऐड होगा आपकी इनकम में, तो यही आपको याद रखना है, फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। देखिए इन 1 and 2 above we have analyzed the effect of balanced budget with an autonomous lump sum tax. देखिए 1 and 2 में हमने क्या किया था, हमने अस्यूम किया था कि गवर्नमेंट हमें लंप सम टैक्स चार्ज कर रही है एंड उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, है ना। लेकिन इन रियलिटी द टैक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ लंप सम टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस यानी कि वो टैक्सेस जो आपके इनकम पे डिपेंडेंट है, इनकम के साथ प्रोपोर्शनल है, हायर इनकम तो हायर टैक्स, लोअर इनकम तो लोअर टैक्स, ठीक है। तो उस केस में आपका टैक्स फंक्शन कैसे दिखेगा, देखिए टैक्स फंक्शन विल लुक लाइक टी यानी कि टोटल टैक्स इज इक्वल्स टू टी डैश यानी कि ऑटोनोमस टैक्स प्लस टी इंटू वाई। देखिए जहाँ पे आपका टी डैश का मतलब होता है ऑटोनोमस कांस्टेंट टैक्स, ठीक है, स्मॉल टी का मतलब होता है इनकम टैक्स रेट एंड कैपिटल टी का मतलब होता है टोटल टैक्स, एंड ये जो वाई है ये आपका इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कैसे निकाली जाएंगी, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से आपका इनकम 1000 है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि कितना भी आपका इनकम हो आपको ऑटोनोमस टैक्स ₹200 तो पे करना ही करना है। इसके अलावा आपको 10% ऑफ योर इनकम भी एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। सो टोटल टैक्स यहाँ पे कितना होगा, देखिए टोटल टैक्स होगा आपका टी डैश प्लस टी वाई, राइट, यानी कि टी डैश यानी कि 200 प्लस टी वाई यानी कि 10% ऑफ 1000, या फिर आप 0.1 इंटू 1000 भी इसे लिख सकते हो, है ना। सो दिस विल गिव यू 200 प्लस दिस विल बी 100, ठीक है। तो टोटल टैक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा 300। तो इस तरह से जब आपको ऑटोनोमस टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स दोनों दिया है तो इस तरह से आपकी टोटल टैक्स निकलेंगे। अब टोटल टैक्स तो आपने समझ लिया, अब यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन कैसे दिखेगा, देखिए कंजम्पशन फंक्शन
तो देखिए हमेशा कंजम्पशन फंक्शन को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, a प्लस बी वाई डी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि वाई डी इज बेसिकली योर y माइनस टी, यानी कि इनकम माइनस टैक्स, राइट। लेकिन ये टैक्स में अब ये दो कंपोनेंट्स आ गए हैं t प्लस टी वाई, राइट। तो वो इसी को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया, देखिए वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, आपको पता है ना। या फिर हम कह सकते हैं वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टोटल टी की जगह आप टी डैश प्लस टी वाई इस तरह से लिख सकते हो, राइट। या फिर वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी डैश माइनस टी वाई, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे निकाला है, डिस्पोजेबल इनकम आपका टोटल इतना आ गया, ठीक है। अब इसी को हमें कंजम्पशन फंक्शन में डालना है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू a प्लस बी वाई डी होता है ना, लेकिन वाई डी की जगह हमने यहाँ पे वाई डी का एक पूरा फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। y माइनस टी वाई जो हमने यहाँ पे निकाला था वो हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपका कैसे निकलेगा, देखिए इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब c की जगह यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब a प्लस बी वाई डी की जगह हमने क्या डाला यहाँ पे y माइनस टी डैश माइनस टी वाई, और आई एंड जी यहाँ पे एज इट इज कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप अपने इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम यहाँ पे निकाल सकते हो। देखिए अब जहाँ पे आपका जो टैक्स है इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ इनकम, वहाँ पे आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। देखिए पहले हमारा मल्टीप्लायर क्या होता था, इट यूज्ड टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी या फिर 1 माइनस बी हम लिख सकते थे, राइट। लेकिन जहाँ पे टैक्स इज प्रोपोर्शनल टू इनकम, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, वहाँ पे जो आपका ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, वो भी टैक्स पे डिपेंड करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हायर टैक्स होगा तो क्या होगा, कंज्यूम करने के लिए आपके पास पैसे कम बचेंगे, है ना। तो उससे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी अफेक्ट होगा। तो न्यू मल्टीप्लायर आपका कैसा होगा, देखिए इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस टी, टी यहाँ पे आपका टैक्स रेट है, ठीक है। तो दिस शोज कि जो आपका ये मल्टीप्लायर है या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी यहाँ टैक्स से अफेक्टेड है, ठीक है। तो इस टाइप के मल्टीप्लायर को हम टैक्स मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, या फिर 3 सेक्टर मल्टीप्लायर जहाँ पे आपका टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, वो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला है बेसिकली यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस टी। तो चलिए अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ये सब ज्यादा क्लियर हो जाएगी। For a closed economy, the following data is given. Consumption C is equals to 75 plus 0.5 y minus t. Investment I is equals to 80. Total tax T is equals to 25 plus 0.1 y. देखिए अब यहाँ पे 25 क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स टी डैश यानी कि हमारा जो ऑटोनोमस टैक्स है, ठीक है। 0.1 इज योर टैक्स रेट एंड जो ये y है ये आपका इनकम है। तो देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स बेसिकली कितना हुआ, ऑटोनोमस टैक्स प्लस योर टैक्स दैट इज प्रोपोर्शनेट टू इनकम, ठीक है। अब ये पूरे को यहाँ पे फंक्शन के रूप में ही दे दिया है। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर g इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम इनकम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई। तो पहले इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लेते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम इनकम विल बी इक्वल टू y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी। तो हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब देखिए y इज इक्वल्स टू c की जगह आप c की यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 75 प्लस 0.5 y माइनस टी, राइट, प्लस i प्लस जी एज इट इज। अब यहाँ पे अगेन आप वैल्यू डाल दो, देखिए 75 प्लस 0.5 y माइनस टी की जगह टी की यहाँ पे पूरी वैल्यू डाल दो। देखिए टी क्या है आपका 25, ये माइनस साइन को ध्यान रखना, ठीक है, एंड माइनस इट विल बी 0.1 y, राइट। अब इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाल दो, कितना दिया है 80, प्लस जी की जगह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू डाल दो 100। तो देखिए अब ये यहाँ पे जो वेरिएबल है बस y ही है, राइट। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y। तो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, y को एक साइड पे लेके आओ एंड y की वैल्यू निकाल लो, तो उसी से आपकी इक्विलिब्रियम इनकम यहाँ पे निकल जाएगी, ओके। अब मल्टीप्लायर आप कैसे निकालोगे, देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने देखा था। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस
टी, राइट। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी का वैल्यू क्या है, देखिए दिस रिप्रेजेंट्स बी, राइट। सो बी इज 0.5 एंड 1 माइनस टी यानी कि टैक्स का रेट। सो टैक्स का रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज 1 माइनस 0.1। तो इसको आप सॉल्व करो, फिर यहाँ पे आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो देखिए अब यहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। अब ये क्या है, देखिए हम हमेशा इसी से स्टार्ट करेंगे, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई डी। लेकिन अब यहाँ वाई डी में क्या आएगा, देखिए वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टी हमें पता है, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस, अब टी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी डैश प्लस टी वाई, राइट। एंड जहाँ पे आपका ट्रांसफर पेमेंट दिया है वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट को भी ऐड करते हैं। सो वाई डी आपका क्या हो जाएगा, वाई माइनस टी डैश माइनस टी वाई प्लस टी आर, है ना। तो यही वैल्यू को देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से डाली गई है। तो इस तरह से आपका कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे निकल आएगा, ओके। और अब आपको इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकालनी है, बेसिकली ये कंजम्पशन हो गया प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो सिंपल यही करना है, जहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट भी दिया हुआ है इन एडिशन टू फंक्शन इनकम एज अ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो इस तरह से आपका डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा यहाँ पे लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो देखिए, suppose C is equals to 100 plus 0.80, y minus t plus tr, I is equals to 100, t is equals to 25 plus 0.5 y, tr is equals to 50, g is equals to 100. So find the equilibrium level of income. तो हमेशा हमें क्या स्टार्ट करना है, y is equals to c plus i plus g, है ना। अब यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू डाल दो, देखिए 100 प्लस 0.80 y माइनस t प्लस टी आर, राइट, प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाल दो 200, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वैल्यू डाल दो 100, ओके। अब इसको हम ये सॉल्व करते हैं और आगे 100 प्लस 0.80 y माइनस, अब ये टोटल t यानी कि टोटल टैक्स की जगह हम टैक्स की फंक्शन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी y माइनस 25 माइनस 0.1 y प्लस टी आर की जगह टी आर की वैल्यू डाल दो, देखिए वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस 50, ठीक है, प्लस 200 प्लस 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अब एक ही वेरिएबल रह गया आपका y, तो सारे y को एक साइड पे ले आके इसे सॉल्व करो, फिर इसी से आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकल जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी, वही आपकी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम होगी। तो देखिए ये न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम में आपको क्या क्या डालना है ना। तो यही चीज़ अगर आपको पता चल गई तो फिर आपकी न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारा 3 सेक्टर मॉडल भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम 4 सेक्टर मॉडल की डिस्कशन करेंगे। So with this we've come to the end of the video. लेकिन before you go, I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ CA फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिले। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है, सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक
सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफ़ी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फ़ायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड आई ट्राई टू सॉल्व देयर डाउट्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।